अंदर हम वेब सर्वर हैकिंग मॉड्यूल को कवर करेंगे। इस एंटायर वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि वेब सर्वर क्या होता है, किस तरह से वेब सर्वर काम करता है एंड आखिर किस तरह से हैकर वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड अपनी कंट्रोल में लेते हैं। तो देखो, वेब सर्वर हैकिंग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है एथिकल हैकिंग के अंदर, तो इस टॉपिक को डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कोर्स कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इस एंटायर वीडियो के अंदर हम कौन कौन से मॉड्यूल को कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा वो है वेब सर्वर ऑपरेशन, जहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर वेब सर्वर होता क्या है और कितनी टाइप की वेब सर्वर होता है और इनका आर्किटेक्चर क्या होता है। ओवरऑल कहा जाए तो वेब सर्वर के बारे में हर एक बेसिक नॉलेज को हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैकिंग वेब सर्वर, जहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर किस तरह से एक वेब सर्वर को हैकर कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर हैकिंग करते हैं। जैसे कि डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से एक वेब सर्वर के ऊपर जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसको फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से एक वेब सर्वर की प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पाया जा सकता है। इन सारी चीजों को हम हैकिंग वेब सर्वर कंटेंट के अंदर हम देखेंगे। ओके, देन उसके बाद हम सीखेंगे वेब सर्वर अटैक, जहाँ पर हम वेब सर्वर के ऊपर अटैक करने के लिए डिफरेंट तरह की अटैक्स को देखेंगे, डिफरेंट तरह की अटैकिंग टूल को देखेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। देन उसके बाद हम वेब सर्वर अटैकिंग टूल को डिस्कस करेंगे। ये जो वेब सर्वर अटैकिंग टूल है इसको हम यूज करेंगे कि आखिर किस तरह से टूल्स की हेल्प से, डिफरेंट टूल्स की हेल्प से वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म किया जाता है। देन उसके बाद हम वेब सर्वर काउंटर मेजरमेंट देखेंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे कि आखिर किस तरह से एक वेब सर्वर को प्रोटेक्ट किया जाता है हैकर से और किस तरह से जो भी हैकिंग अटैक है या फिर जो भी मैलिशियस अटैक है उनसे बचा जा सकता है। ओके, तो ये तो हो गया सारा कोर्स कंटेंट। तो चलिए सबसे पहले हम वेब ऑपरेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेब सर्वर सिक्योरिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो एक यहाँ पर इमेज है, जिस इमेज की हेल्प से हम वेब सर्वर की सिक्योरिटी को समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फोकस ऑन द वेब सर्वर रेदर देन वेब एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा वेब सर्वर और वेब एप्लीकेशन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो वेब एप्लीकेशन होता है वो बेसिकली एक एप्लीकेशन है, मगर जो वेब सर्वर होता है वो एक पूरी की पूरी डेटाबेस होता है, पूरी की पूरी डेटा उसके अंदर रहता है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर रहता है। जैसे कि आप इस इमेज से देख सकते हो, पहला जो सिक्योरिटी होता है वो होता है आईपीएस या फिर आईडीएस, जो भी हमारा फिजिकल आईपीएस या फिर आईडीएस होता है। देन उसके बाद नेटवर्क होता है, जहाँ पर राउटर लगा होता है, फायरवॉल लगा होता है, स्विच लगा होता है। देन उसके बाद जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया या फिर कुछ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऐसी बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। देन उसके बाद होता है डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट तरह की डेटा को स्टोर करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल को स्टोर करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो डेटाबेस के लिए हम यूज करते हैं ओरेकल, माईएसक्यूएल, एमएस SQL और ऐसी बहुत सारी डेटाबेस हैं जिनको हम यूज करते हैं। देन उसके बाद होता है वेब सर्वर, यानी कि आप समझ सकते हो अगर एक हैकर को वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म करना है तो वहाँ पर वो कौन सी स्टेज को क्रॉस करके अटैक को परफॉर्म करता है। यानी कि सबसे पहले तो उसका जो भी फिजिकल लेयर है उसको वो ब्रेक करता है, देन नेटवर्क को ब्रेक करता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम को ब्रेक करता है, देन डेटाबेस को ब्रेक करता है, देन उसके बाद वो वेब सर्वर के ऊपर पहुंचता है। तो वेब सर्वर के रूप में हम यहाँ पर एपेची को यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ISS को यूज करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है वेब सर्वर का। ऐसी बहुत सारे वेब सर्वर है, हम उनको यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर 2 वेब सर्वर को यहाँ पर लिखा है। देन उसके बाद होता है जो भी हमारा थर्ड पार्टी कंपोनेंट, जैसे कि आप डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं अपनी वेब सर्वर को सिक्योर करने के लिए या फिर डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओपन सोर्स और कमर्शियल। बेसिकली आप इन 2 तरह की कंपोनेंट को यूज करते हैं, एक होता है ओपन सोर्स और दूसरा होता है कमर्शियल। देन उसके बाद आखिर में होता है दोस्तों जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, जिसकी हेल्प से हम इस एंटायर डेटाबेस को, इस एंटायर सर्वर को एक्सेस करते हैं। जो हमें चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको एक्सेस करते हैं इस वेब एप्लीकेशन की हेल्प से। तो वेब एप्लीकेशन दोस्तों आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो। तो ये होता है प्रॉपर वेब सर्वर की सिक्योरिटी सिस्टम। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेब सर्वर होता क्या है और कितने तरह की वेब सर्वर होता है। ओके, a web server is a software and hardware that use HTTP and other protocol to respond to client requests made over the world wide web।
तो देखो ये जो वेब सर्वर है दोस्तों, ये बेसिकली हार्डवेयर भी हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और इसका काम होता है जो भी क्लाइंट है उसकी रिक्वेस्ट को, जो भी रिक्वेस्ट वो सेंड किया है उस रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड करना, चाहे वो HTTP रिक्वेस्ट हो या फिर HTTPS रिक्वेस्ट हो या फिर किसी और प्रोटोकॉल हो। यानी कि हम जो भी देखने के लिए इंटरनेट पर सर्च करते हैं या फिर फाइंड आउट करने के लिए सर्च करते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट जाता है जहां पर, उस जगह को कहा जाता है वेब सर्वर, और वो वेब सर्वर हमें रेस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट। The main job of web server is to display website content through storing, processing and delivering web page to user। बेसिकली कहा जाए तो जो मेन जॉब होता है एक वेब सर्वर का, वो एक वेबसाइट को डिस्प्ले करना होता है। एक वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया है, जो भी डेटा को स्टोर किया गया है, उस डेटा को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए वेब सर्वर का काम होता है। ओके, बिसाइड HTTP, वेब सर्वर आल्सो सपोर्ट SMTP एंड FTP यूज फॉर मेलिंग, फाइल ट्रांसफर एंड स्टोरेज। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, वेब सर्वर HTTP प्रोटोकॉल्स की हेल्प से रेस्पॉन्स करता है। ठीक उसी तरह SMTP एंड FTP प्रोटोकॉल को यूज करता है सर्वर ईमेल और फाइल ट्रांसफर करने के लिए एंड कोई भी डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बेसिकली कहा जाए तो ऐसी बहुत सारी प्रोटोकॉल है, जैसे कि HTTP, SMTP एंड FTP, इन जैसी और बहुत सारी प्रोटोकॉल है जिनकी हेल्प से वेब सर्वर अपना काम करता है। ओके, web server hardware is connected to the internet and allow data to be exchanged with other connected device, while the web server software control how user access the host file। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वेब सर्वर एक हार्डवेयर भी हो सकता है और एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो जो हार्डवेयर वेब सर्वर होता है वो बेसिकली अलाउ करता है इंटरनेट पर एक दूसरे से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, और वहीं पर जो वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है वो कंट्रोल करता है कि आखिर किस तरह से यूजर एक फाइल को, एक होस्टेड फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है मेन डिफरेंस हार्डवेयर सर्वर और सॉफ्टवेयर सर्वर के बीच। ओके, द वेब सर्वर प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ऑल कंप्यूटर दैट होस्ट वेबसाइट मस्ट बी हैव ए वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो वेब सर्वर होता है ये बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। यानी कि जितनी भी कंप्यूटर होते हैं, जितनी भी वेबसाइट को हम एक्सेस करते हैं, उन सारे वेबसाइट का एक वेब सर्वर मस्ट होता है, यानी कि उनका एक वेब सर्वर होता ही होता है। विदाउट वेब सर्वर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर एक्सेस नहीं कर सकती। ओके, तो यहाँ पर अगर इसकी टाइप्स के बारे में बात किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स की वेब सर्वर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, एक है यहाँ पर अपाची वेब सर्वर और दूसरा है यहाँ पर IIS वेब सर्वर, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। तो ये जो अपाची वेब सर्वर है इसको बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है पूरी वर्ल्ड में। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोस्ट वाइडली यूज सर्वर इन द वर्ल्ड, यानी कि इस वेब सर्वर को हर एक जगह पर यूज किया जाता है। बहुत ही वास्ट अमाउंट में इस अपाची वेब सर्वर को यूज किया जाता है। देन ये ओपन सोर्स होता है, इसको हम यूनिक्स, लिनक्स एंड विंडोज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। देन उसके बाद अपाची सर्वर का जो कम्युनिटी है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। वहां पर आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, हर एक एक्सटेंशन मिल जाएगा, हर एक सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा अपाची वेब सर्वर के लिए। अगर वहीं पर जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, उसके बारे में बात किया जाए तो ये ASP.NET इंटीग्रेशन के साथ आता है। यानी कि यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है जो भी माइक्रोसॉफ्ट है उसके तरफ से। देन ये जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, यहाँ इसका जो भी कंपोनेंट है ये सेपरेट मॉड्यूल पर काम करता है और ये अपडेटेड रहता है। देन इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ लोकल सिस्टम में चलता है, यानी कि हम इसको एज ए लोकल यूजर में भी यूज कर सकते हैं। जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट 2019 सर्वर है वहां पर हम रन कर सकते हैं, जो हमारा विंडोज 2019 सर्वर है वहां पर भी हम रन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर और एक वेब सर्वर है जो कि है Nginx। तो यहाँ पर और एक वेब सर्वर है जो कि है Nginx। ये भी एक तरह का वेब सर्वर है जहाँ पर हम यूज करते हैं डिफरेंट तरह की डेटा को, डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। तो इसको यूज करने के लिए हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए और ये थोड़ा सा डिफरेंट आर्किटेक्चर का होता है। बेसिकली हम एज ए नॉर्मल यूजर इसको यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये एज ए वेब सर्वर भी काम करता है, रिवर्स प्रॉक्सी भी काम करता है, लोड बैलेंसर भी काम करता है, मेल प्रॉक्सी एंड HTTP कैश को भी ये सेव करके रखता है। ओके, देन इसकी स्लैब मॉडल के बारे में बात करिए तो ये मास्टर एलिगेटेड जॉब के रूप में काम करता है। वर्कर एग्जीक्यूटिव जॉब रेस्पॉन्स इज सेंड टू द मास्टर, यानी कि ये एट ए टाइम बहुत सारे काम को हैंडल कर सकता है। देन उसके बाद ईच वर्क कैन एसिंक्रोनियसली हैंडल 1000 रिक्वेस्ट एट ए टाइम।
और ये जो वेब सर्वर है दोस्तों, ये एट अ टाइम 1000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। ओके, ये तो हो गया इसकी टाइप्स के बारे में। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि इन सारी वेब सर्वर की आर्किटेक्चर कैसा होता है और किस तरह से ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम एपेची वेब सर्वर की आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक क्लाइंट है, जैसे कि यहाँ पर एक क्लाइंट है, वो वेब ब्राउजर की हेल्प से कोई एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। तो वहाँ पर किस तरह से रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर जाता है और किस तरह से वहाँ से रेस्पॉन्ड आता है, चलिए वो देख लेते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी मॉड्यूल है, ये हमारा वेब सर्वर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है सर्वर मशीन। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है अपेची HTTP सर्वर, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को रीड करता है। देन उसके बाद यहाँ पर और एक ब्लॉक होता है, जहाँ पर जो भी हमारा सर्वर है उसका API रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अपेची सर्वर एक्सटेंशन। हमारा एक्सटेंशन रहता है, किस तरह से काम करेगा ये एंटायर वेब सर्वर वो मैनेज करने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर स्क्रिप्ट प्रोग्राम रहता है, जिस प्रोग्राम की हेल्प से इस एंटायर वेब सर्वर को रन किया जाता है। तो ये जो ब्लॉक है इसको कहा जाता है सर्वर ब्लॉक। और यहाँ पर ऑथोराइज तरह से जो भी प्रोटोकॉल है, उन प्रोटोकॉल को फॉलो करके इस एंटायर वेब सर्वर को रन किया जाता है। देन वहाँ पर उसके नीचे और एक ब्लॉक होता है, जहाँ पर हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट होता है, जो भी हम डेटा यहाँ पर स्टोर करेंगे, वो जो भी डेटा डिस्प्ले होगा वेबसाइट पर, वो डेटा यहाँ पर होता है। जैसे कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, जो हमारा HTML हमारा फाइल होता है, CSS फाइल होता है। ये जो HTML फाइल होता है दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट का फाइल है। जो CSS फाइल होता है, जावास्क्रिप्ट फाइल होता है, PHP फाइल होता है, वो सारा फाइल यहाँ पर रहता है। देन उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पर रहता है। देन उसके बाद स्क्रिप्ट रहता है, जो हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से स्क्रिप्ट लिखा है या फिर PHP की हेल्प से स्क्रिप्ट लिखा है, वो रहता है। तो ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी हमारा एडमिन पैनल होता है, जो हमारा C पैनल होता है, उस पैनल की हेल्प से हम इस ब्लॉक को कस्टमाइज कर सकते हैं और किस तरह से हमारा वेबसाइट काम करेगा, किस तरह से हमारा वेब सर्वर काम करेगा, वो हम मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आखिर में और एक ब्लॉक होता है, जो हमारा सर्वर ब्लॉक होता है, यानी कि हमारा डेटाबेस ब्लॉक होता है, जो भी हमारा ओरेकल डेटाबेस हो गया या फिर MySQL डेटाबेस हो गया, जहाँ पर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता है। ओके, तो इस तरह से एक अपेची वेब सर्वर का आर्किटेक्चर होता है। तो आई होप इसका जो आर्किटेक्चर है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरह से IIS वेब सर्वर, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर है, वो काम करता है। तो यहाँ पर बेसिकली इस इमेज की हेल्प से आप देख सकते हो, एक हमारा होता है .exe फाइल, जिसकी हेल्प से हम एक्सेस करते हैं जो भी हमारा वेब सर्वर है, जो भी हमारा डेटा है। तो वहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर और एक ब्लॉक होता है रिक्वेस्ट राउटिंग रिक्वेस्ट नाम से, जहाँ पर हम क्वेरी को जनरेट करते हैं। जो भी हमारा रिक्वेस्ट है उसको हम रीड करते हैं। देन उसके हिसाब से जो भी हमारा इंफॉर्मेशन देना चाहिए उसको हम सेंड करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और एक ब्लॉक होता है रेस्पॉन्स कैच, यानी कि जो भी कैच यहाँ पर स्टोर हुआ है, ये जो क्वेरी सेक्शन है यहाँ पर स्टोर हुआ है, उसको हम रेस्पॉन्स करते हैं। देन आखिरी में होता है HTTP.system, जहाँ पर हम एक्चुअल जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वहाँ पर रहता है, जो भी रूल्स वगैरह होता है एक सर्वर को रन करने के लिए, वो सारा कुछ यहाँ पर रहता है। देन उसके बाद आखिर में यहाँ पर होता है कनेक्शन मैनेजमेंट, जहाँ पर एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होता है और ये इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस की हेल्प से यहाँ पर हम एक्सेस करते हैं, जो भी हमारा EXE एप्लीकेशन है उसकी हेल्प से। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं Nginx, जो वेब सर्वर है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आर्किटेक्चर कितनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो Nginx वेब सर्वर है, इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझने में। तो इसको समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। तो ये जो HTTPS ये हमारा प्रोटोकॉल है, जो भी क्लाइंट, जो भी यूजर इसको एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएगा वर्क ब्लॉक में। देन यहाँ से प्रॉक्सी चेन ब्लॉक में जाएगा। प्रॉक्सी चेन में वो चेक करेगा कि एक्चुअल में ये वैलिड यूजर है या नहीं, सही प्रॉक्सी से रिक्वेस्ट आया या नहीं। देन उसके बाद कैश लोडर यहाँ पर होता है, कैश मैनेजर यहाँ पर होता है। ये सारी चीजें वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलता है और एक ब्लॉक, जहाँ पर वेब सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, मेम कैश होता है, और यानी कि पूरी की पूरी यहाँ पर बैकएंड होता है। यानी कि हम इस वेब सर्वर को, यानी कि इस वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए हमें वर्कर, प्रॉक्सी चेन, मास्टर, ऐसी 3 to 4 ब्लॉक्स को पार करना होगा। देन उसके बाद हम इसका जो भी वेब सर्वर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आर्किटेक्चर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेब सर्वर के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होता है। तो देखो यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लग सकता है थ्योरेटिकली इन सारी चीजों को समझने के लिए।
आपको लग रहा होगा कि प्रैक्टिकली हम इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप थ्योरेटिकली इन सारी चीजों को नहीं समझते हैं तो आपको प्रैक्टिकली कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेके थ्योरेटिकली इन सारी चीजों को आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि जब भी हम प्रैक्टिकली इन सारी चीजों को परफॉर्म करें आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होता है वेब सर्वर में जिससे हैकर इजीली एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो वल्नरेबिलिटीज होता है वो है मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो मिस कॉन्फ़िगरेशन है ये वेब सर्वर पर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी हो सकता है, या फिर नेटवर्क पर भी हो सकता है। यानी कि इनमें से अगर किसी एक जगह पर भी कोई भी मिस कम्युनिकेशन हो गया, मिस कोडिंग हो गया, तो वहां पर हैकर इन सारी चीजों की एडवांटेज लेके आपके वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद बॉक्स इन ओएस, वेब एप्स, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। अगर आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन में, या फिर प्रोग्रामिंग या फिर डेटाबेस में कोई भी एक छोटा सा भी बग है तो वहां पर भी जो हैकर है वो आपके वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी वल्नरेबिलिटीज लिखा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट वल्नरेबिलिटीज है। आपको इन सारे वल्नरेबिलिटीज को क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप अपने वेब सर्वर को सिक्योर कर सकते हैं। वरना जो भी हैकर अटैकर होते हैं वो इन सारी वल्नरेबिलिटीज की हेल्प से जो भी वेब सर्वर है उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। देन उसके बाद इनसफिशिएंट होस्ट रेंडरिंग, यानी कि जो भी होस्ट है वहां पर होस्ट की अगर काउंटिंग बढ़ जाता है तो वहां पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो वहां पर रेंडरिंग प्रॉपर तरह से नहीं होगा और वहां पर हैकर इसका एडवांटेज ले लेते हैं। देन उसके बाद इम्प्रॉपर परमिशन फॉर फाइल एंड डिक्शनरी। अगर वहां पर जो भी चीजें आप अपलोड कर रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट आ रहा है या फिर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वहां पर अगर प्रॉपर परमिशन आप नहीं देते हैं, जो भी आपका फाइल है, डायरेक्टरी है, तो वो भी एक तरह का वल्नरेबिलिटीज हो सकता है। देन इन प्रॉपर ऑथेंटिकेशन, अगर प्रॉपर तरह से आपका सर्वर ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहा है तो वो भी एक तरह का वल्नरेबिलिटीज है। देन उसके बाद अननेसेसरी सर्विस, अगर आप अननेसेसरी सर्विस को रन करते हैं अपने वेब सर्वर में, अपने डेटाबेस में, तो वो भी एक तरह का वल्नरेबिलिटी हो सकता है। देन उसके बाद वल्नरेबल वेब एप्स एंड ओल्ड कोड, अगर आप किसी वल्नरेबल तरह की वेब एपीआई को यूज कर रहे हैं, वेब एप्स को यूज कर रहे हैं, या फिर आप किसी ओल्ड कोड को यानी ओल्ड प्रोग्रामिंग की हेल्प से आप एक वेब सर्वर को चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का वल्नरेबिलिटीज माना जाता है। देन उसके बाद ऑन चेंज डिफॉल्ट अकाउंट सेटिंग एंड सिंपल फाइल, अगर आप जो भी डिफॉल्ट नेम है, डिफॉल्ट अकाउंट है, डिफॉल्ट पासवर्ड है, डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सिंपल फाइल है, इनको आप चेंज नहीं करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम आप इनका अगर चेंज नहीं करते हैं तो वो भी एक तरह का वल्नरेबिलिटीज है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर किन किन तरह की वल्नरेबिलिटीज एक वेब सर्वर के अंदर होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हैकिंग वेब सर्वर कंटेंट को, जहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की मेथोडोलॉजी को देखेंगे, कैसे हम वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करेंगे वो देखेंगे, और ऐसे कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज डिस्कवरिंग टूल है वो भी देखेंगे। अगर मेथोडोलॉजी की बात किया जाए तो सिस्टम हैकिंग जिस तरह से परफॉर्म किया जाता है ठीक उसी तरह से सर्वर हैकिंग को भी परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हमें परफॉर्म करना पड़ेगा फुट प्रिंटिंग एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जहाँ पर हम जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा विक्टिम है, जो भी हमारा वेब सर्वर है। तो उसके लिए आप गूगल सर्च को यूज में ले सकते हो, इंटरनेट सर्च कर सकते हो, कोई एक वेबसाइट है वहां पर आप एक वेबसाइट को प्रॉपरली स्कैन कर सकते हो, डीएनएस लुकअप आप कर सकते हो, और पिंग रिक्वेस्ट को भी आप सेंड कर सकते हो। एंड वहां पर टूल्स के बारे में बात किया जाए तो आप बैनर ग्रेडिंग कर सकते हो, नेटक्राफ्ट कर सकते हो, HTTP रिकम नाम से और एक टूल है उसको यूज कर सकते हो, तो हार्वेस्टर टूल है उसको यूज कर सकते हो, ID सर्व टूल है उसको यूज कर सकते हो, HTTP प्रिंट टूल है उसको भी यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आपको स्कैनिंग परफॉर्म करना है, देन इनोवेशन परफॉर्म करना है। देन उसके बाद अगर आपने एक्चुअली में वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट कर लेते हैं, अगर आप वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर कर लेते हैं, देन उसके बाद आपको एक्सप्लॉइटेशन करना है, जिसके बाद आप एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो और अपने कंट्रोल में ले सकते हो। तो ये होता है मेथोडोलॉजी, जिसको फॉलो करके आप एक वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। तो उसके बाद हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी को, जहाँ पर हम बैनर ग्रैबिंग करते हैं, पोर्ट एंड वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करते हैं, जो भी पोर्ट है, जो भी वल्नरेबिलिटी है उसको स्कैन करते हैं। HTTP मेथड को हम यूज करते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ट्रेस, इन सारे मेथड को हम ट्राई करते हैं। कोई भी वल्नरेबिलिटी अगर निकल आया वहां पर तो हमारे लिए अच्छा होगा। देन उसके बाद लिस्ट ईमेल एड्रेस करते हैं, लिस्ट ईमेल एड्रेस करते हैं, जहाँ पर हम जितने भी ईमेल एड्रेस इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर हैं
या फिर उस डेटाबेस के अंदर स्टोर है या फिर उस डेटाबेस से ईमेल आईडी को यूज किया जा रहा है, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद हम इन्यूमरेट कॉमन वेब एप्स भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी कॉमन वेब एप्स है एक सर्वर का, उनको हम इन्यूमरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर कर सकते हैं। अगर वहीं पे टूल्स के बारे में बात किया जाए कि आखिर हम कौन कौन से टूल्स की हेल्प से वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर करेंगे, तो उसके लिए आप Nmap को यूज कर सकते हो, एक्विनेटिक्स को यूज कर सकते हो, HP वेब इंस्पेक्ट को यूज कर सकते हो, नेसस को यूज कर सकते हो, निक्टो, मेटास्प्लॉइट और ऐसी बहुत सारी टूल है जिनकी हेल्प से आप वल्नरेबिलिटीज को डिस्कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ ये बहुत ही लो अमाउंट ऑफ नॉलेज है। अगर आपको एडवांस लेवल पर नॉलेज गेन करना है तो आपको खुद से ही नॉलेज गेन करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे सकता हूँ कि आखिर किस तरह से ये सारी चीजें होते हैं। मैं आपको टिप्स बता सकता हूँ कि इस एप्लीकेशन की हेल्प से ये होता है, इस टूल की हेल्प से ये होता है, मगर आपको वाकई में ये सारी चीजें जानना है तो आपको खुद से ट्राई करना पड़ेगा। आपको डिफरेंट तरह की टूल्स को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, आपको डिफरेंट तरह की सर्च करना पड़ेगा, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंट तरह की वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक वीडियो की हेल्प से एंटायर वेब सर्वर हैकिंग नहीं सीख सकते या फिर कोई भी चीज को आप नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। तो आई होप मैं जो कहना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेब सर्वर अटैक कंटेंट के बारे में, कि वेब सर्वर अटैक किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, कौन कौन से अटैक होते हैं और इन अटैक को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी टूल्स होता है। ओके, तो एक वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी तरह की अटैक होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। पासवर्ड क्रैकिंग अटैक को परफॉर्म किया जा सकता है, जहाँ पर हम ब्रूट फोर्स डिक्शनरी या फिर पासवर्ड गैसिंग जैसी मेथड को यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद डीएनएस सर्वर हाईजैकिंग, मिसकॉन्फ़िगरेशन अटैक, वेब कैश पॉइजनिंग, वेब पेज डिफेसमेंट, डॉस और डीडोस अटैक, टीएलएस डाउनमेज या फिर MITM जो भी मैन इन द मिडिल अटैक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। देन उसके बाद डायरेक्टरी ट्रांसवर्सल, सेल शॉक, हार्ट ब्लीड, पोडल, ड्रोन, ये सारे के सारे अटैक हैं। आप इन अटैक को अगर डिटेल में सीखना चाहते हो तो वन बाय वन आप हर एक अटैक को गूगल में सर्च कर सकते हो, आपको डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स आएगा, आप डिटेल में इन सारे अटैक को सीख सकते हो। तो एक वीडियो के अंदर इन सारे अटैक को परफॉर्म करके दिखाना बहुत ही डिफिकल्ट है और ये सारी चीजें यूट्यूब पर भी इलीगल है दोस्तों। तो मैं कोई भी ऐसी वायलेशन मैं यहाँ पर नहीं परफॉर्म करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी रूल को मैं ब्रेक नहीं करना चाहूंगा। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप खुद से ये सारी चीजें परफॉर्म करें, डिफरेंट तरह की वेबसाइट की मदद ले, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स की मदद ले। ओके, मैं आपको सिर्फ प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचा सकता हूं, आपको कोई एक कंसेप्ट समझा सकता हूं, मगर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये इलीगल है दोस्तों। तो इन सारे अटैक को परफॉर्म करने के लिए टूल्स की रिक्वायर्ड होता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो पासवर्ड क्रैकिंग परफॉर्म करने के लिए आप ब्रूटॉस, THC हाइड्रा, मेडुसा, ऐसी बहुत सारी टूल है जिनको आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद और भी टूल है जिनकी हेल्प से आप वेब सर्वर पर अटैक परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि मेटास्प्लॉइट, सर्चस्प्लॉइट, LOIC जिसका फुल फॉर्म होता है लो ऑर्बिट आयन कैनन। देन उसके बाद HOIC, ये दोनों टूल है, अलग अलग टूल है। HOIC का फुल फॉर्म होता है हाई ऑर्बिट आयन कैनन। देन उसके बाद हॉल्क, ये भी एक तरह का टूल है जिसके हेल्प से आप वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी थियोरेटिकली चीजें यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से वेब सर्वर काम करता है और किस तरह से हैकर वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म करते हैं। ओके, तो इस टॉपिक को प्रैक्टिकली समझने के लिए मेरे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको एज ए वेब सर्वर हम यूज करेंगे। एक है मेटास्प्लोइटेबल 2 मशीन और दूसरा है कायोपेट्रिक्स। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम वेब सर्वर हैकिंग मॉड्यूल को कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मेटास्प्लोइटेबल 2 के ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो इसका जो IP एड्रेस है वो यहाँ पर देख सकते हो 192.168.211.129। अगर आपको फाइंड आउट करना है इसका IP एड्रेस तो सिंपली आपको ifconfig कमांड को यूज करना है, तो यहाँ पर IP एड्रेस शो करेगा। तो हम चलते हैं काली मशीन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना होता है जो भी हमारा टारगेट मशीन है या फिर टारगेट IP एड्रेस है। तो उसके लिए मैं टर्मिनल को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूंगा। ओके, देन sudo su करके इसको मैं
सुपर यूजर मोड पर। तो स्कैनिंग परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे nmap को। तो सिंपली आपको लिखना है nmap-s कैपिटल B। देन उसके बाद जो मेटास्प्रेडेबल मशीन है उसका IP एड्रेस देना है। तो 192.168.211.129 ये हमारा मेटास्प्लेटेबल मशीन का IP एड्रेस है। देन उसके बाद कैपिटल O दे देना है ताकि हमें उसका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो करे। तो एंटर प्रेस करता हूँ, इस कमांड को मैं रन करता हूँ। देन वेट करते हैं रिजल्ट में क्या शो करता है। तो वेल यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो गया है। तो जितना भी पोर्ट यहाँ पर ओपन है उनका लिस्ट यहाँ पर आ गया है। वहाँ पर कौन सी सर्विस चल रहा है, उनका वर्जन क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे पोर्ट हैं, FTP है, HTTP है, SMTP है, टेलनेट है, SHS है। तो आप इन सारे पोर्ट्स के ऊपर अटैक परफॉर्म कर सकते हो। वन बाय वन इन सारे पोर्ट की वल्नरेबिलिटीज को आप गूगल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सिंपली मैं वेब ब्राउजर को ऑन कर लेता हूँ और इसकी जो 80 नंबर पोर्ट है, किसी पोर्ट है, उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं। तो उसके लिए जो IP एड्रेस है मेटास्प्रेडेबल मशीन का, वो IP एड्रेस मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देन उसके बाद कॉलन सिंबल देके पोर्ट नंबर 80 को एंटर करते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ मिस्टेक है, एक बार 192.168.211.129 ओके। तो ऑलराइट, देख सकते हो यहाँ पर मेटास्प्रेडेबल मशीन जो वेब सर्वर है वो यहाँ पर एक्सेस हो गया है। तो उसके लिए सिंपली इन पोर्ट्स में से किसी एक पोर्ट के ऊपर हमें वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इस FTP सर्विस को, जो BSFTPD ये वर्जन है, ये एक वल्नरेबल वर्जन है। तो उसके ऊपर हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैं और एक न्यू टैब यहाँ से ओपन कर लूंगा। यहाँ से मैं ओपन कर ले रहा हूँ और इसको भी थोड़ा सा मैं जूम कर लूंगा। देन sudo su करके यहाँ पर भी मैं सुपर यूजर मोड पर आऊंगा। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे मेटास्प्रेडेबल जो फ्रेमवर्क है उसको हम यूज करेंगे। तो सिंपली MSF कंसोल लिखना है आपको। तो यहाँ पर मेटास्प्रेडेबल फ्रेमवर्क ऑन हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है। तो वेल यहाँ पर देख सकते हो मेटास्प्रेडेबल फ्रेमवर्क कंप्लीटली ओपन हो गया है। तो मैं इसका जो बैनर है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपली Ctrl+L प्रेस करना है तो यहाँ पर कंसोल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें सर्च करना है BSFTPD का जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसके लिए पेलोड ऑक्सिलरी या फिर कोई भी एक मॉड्यूल जिसकी हेल्प से हम मेटास्प्रेडेबल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको सिंपली लिखना है सर्च BSFTPD। देन उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर उसके लिए अगर कोई भी ऑक्सिलरी, कोई भी मॉड्यूल या फिर कोई भी पेलोड अवेलेबल होगा तो वो यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो दो यहाँ पर ऑक्सिलरी है, एक है ये और दूसरा है ये। तो हम एक यहाँ पर एक एक्सप्लेड है, सॉरी यहाँ पर एक एक्सप्लेड है और एक यहाँ पर ऑक्सिलरी है। तो हम इस एक्सप्लेड को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज 1, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सीरियल नंबर है वो 1 है। आप चाहो तो यहाँ से इसका जो नेम है इसको कॉपी करके भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर को यूज किया है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो एक्सप्लोड है यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया है। ओके, देन इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है शो ऑप्शन। तो यहाँ पर जो जो एट्रीब्यूट चाहिए होगा वो एट्रीब्यूट यहाँ पर आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पर R होस्ट चाहिए, R पोर्ट चाहिए। तो R पोर्ट ऑलरेडी सेट है तो हमें यहाँ पर R होस्ट को सेट करना पड़ेगा। तो R होस्ट का मतलब होता है जो आपका होस्ट मशीन है, यानी कि जो आपका विक्टिम का मशीन है, तो उसका IP एड्रेस यहाँ पर देना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है सेट, देन कैपिटल में लिखना है R होस्ट। देन उसके बाद जो IP एड्रेस है हमारा विक्टिम की मशीन का, वही IP एड्रेस यहाँ पर देना है। तो 192.168.211.129 आई थिंक ये है इसका IP एड्रेस। देन इतना देने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पर आपको फिर से शो ऑप्शन इस कमांड को एक बार रन कर लेना है। सॉरी, सो आई थिंक ये जो शो ऑप्शन है ये स्मॉल लेटर में होगा। तो मैं शो ऑप्शन ओके। तो ऑलरेडी यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर सेट हो गया है। तो सिंपली अभी हमें यहाँ पर इस एक्सप्लोइट को रन करना है। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर रन कमांड को यूज करना है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये एक्सप्लोइट रन हो जाएगा। तो एक बार हम वेट करते हैं, रन होने देते हैं और क्या रिजल्ट में आता है वो देखते हैं।
तो वेल यहाँ पर देख सकते हो सेशन ओपन हो गया है फाइनली। ये जो एक्सप्लेन है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर चेक करेंगे हु एम आई, इस कमांड को देख के चेक करते हैं। तो देख सकते हो रूट यहाँ पर शो कर रहा है। ifconfig कमांड को एक बार हम यूज करते हैं ताकि इसका जो भी आईपी एड्रेस है वो शो करे। तो देख सकते हो इसका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि हम कंप्लीटली मेटास्प्लेटेबल 2 मशीन को एक्सेस कर लिए हैं। तो जब आप किसी भी मशीन को एक बार एक्सेस कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से उस मशीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा कि आखिर किस तरह से वेब सर्वर के ऊपर अटैक परफॉर्म किया जाता है, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, अब हम वेब सर्वर काउंटर मेजर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि आखिर हम किस तरह से वेब सर्वर को प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपाचे सर्वर के बारे में। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका जो भी लैम्प कंपोनेंट है उसको अपडेट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप apt-get अपडेट और apt-get अपडेट इन दोनों कमांड को आप यूज कर सकते हो अपने सर्वर को अपग्रेड करने के लिए और अपडेट करने के लिए। देन उसके बाद आपकी सर्वर के अंदर जो भी अननेसेसरी मॉड्यूल है उनको आप डिसेबल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है डिसेबल अननेसेसरी मॉड्यूल। देन उसके बाद ऑलवेज चेक सस्पिशियस एक्टिविटी और हैकिंग अटेम्प्ट, यानी कि आप अपने सर्वर की हर एक एक्टिविटी को चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है या फिर कोई हैकिंग अटेम्प्ट करने के लिए ट्रैक कर रहा है तो उसको आप पता कर पाए या फिर फाइंड आउट कर पाए और अपने हिसाब से उस हैकिंग अटेम्प्ट से बचने के लिए प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ऑलवेज ऑन फायरवॉल एंड एटसेट्रा। देन उसके बाद आप अपनी फायरवॉल को भी ऑन करके रख सकते हो। तो आप इन सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हो, इन सारी ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हो अपाचे सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं IIS सर्वर को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है उसको हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके लिए URL स्कैन आप कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, जो भी इनकमिंग पैकेट आ रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है उनको आप फिल्टर कर सकते हो, ताकि अगर वहाँ पर कोई भी सस्पिशियस रिक्वेस्ट आ रहा है या फिर हैकिंग रिक्वेस्ट आ रहा है तो वहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर पाए। ओके, देन उसके बाद वहाँ पर जो भी अनयूज HTTP मॉड्यूल है उनको आप रिमूव कर सकते हैं। देन जो ट्रैकिंग है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। देन उसके बाद जो भी लॉग्स है, जो भी फाइल है, वहाँ पर आप एक्टिविटी को चेक कर सकते हो। अगर वहाँ पर कोई भी सस्पिशियस रिक्वेस्ट आ रहा है तो वहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट हो रहा है तो उसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और अपना जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद जो भी अननेसेसरी IS API है, जो भी एक्सटेंशन है, जो भी फिल्टर है, जितनी फिल्टर आपने लगाया है उन सारे फिल्टर में से जो भी अननेसेसरी फिल्टर है उनको आप रिमूव कर सकते हो। जो भी अननेसेसरी एक्सटेंशन है उनको आप रिमूव कर सकते हो। यानी ओवरऑल कहा जाए तो जितनी भी चीजें आपको रिक्वायर्ड है सिर्फ आप उन्हीं चीजों को रख सकते हो, बाकी अननेसेसरी चीजों को आप रिमूव कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि Nginx सर्वर को किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सिंपली आपको अपडेट रखना पड़ेगा। जो भी आपका सर्वर है, जो भी आपका डेटाबेस है, जो PHP है, जो Nginx है, उनको आपको अपडेट रखना पड़ेगा। बाकी इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफरेंट है। तो इसको थोड़ा सा क्रैक करना, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना और खुद के कंट्रोल में लेना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है हैकर के लिए। ओके, तो ये सारे अटैक को आप फॉलो करके अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये जो वेब सर्वर वाला मॉड्यूल है, ये जो हैकिंग वेब सर्वर वाला मॉड्यूल है, ये आपको पसंद में आया होगा और किस तरह से हैकर इन सारी चीजों को परफॉर्म करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।